नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा शुरू करते हैं फिर इसको कल कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर 2 है और ये बता रहा है कि दंड न्यायालय के वर्ग क्या होंगे, अर्थात जो क्रिमिनल कोर्ट होगा कितने प्रकार का होगा। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन 6 और ये बोल रहा है हाई कोर्ट तो है, हाई कोर्ट देखो, हाई कोर्ट तो है लेकिन इसके अतिरिक्त और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, तो संहिता से भिन्न वालों को तो छोड़ दो, बट इस लॉ में हाई कोर्ट तो है। ठीक है, हाई कोर्ट के अलावा सेशन कोर्ट, जेएम फर्स्ट, जेएम सेकेंड और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो कितने कोर्ट होंगे बीएनएस के अंतर्गत। पहला हो गया सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय, जे का लिख रहे हैं, जे जज के लिए आता है। वाह, ब्लैंक पेज वापस करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, सेशन जज, सेशन कोर्ट। दूसरा है जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तीसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। और चौथे नंबर पे जो है वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसको हम EXM लिखेंगे, कुछ लोग इसको EM भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसका अर्थ होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसका होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय क्लास, इसका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास और इसका होता है सेशन न्यायालय। ये सिंपल था इसलिए इंग्लिश में लिखती है। ठीक है, ये याद रखना, अगर तुम लोग LLM के लिए कभी भी जा रहे हो जरूर याद रखना कितने कितने कोर्ट होते हैं। तो 4 ये हो गया अगर हाई कोर्ट के अतिरिक्त पूछा, और अगर हाई कोर्ट को मिलाकर पूछा तो 5 हो गया। और किसी अन्य विधि में अगर जाएंगे तब 6 हो जाएगा, लेकिन अन्य विधि का हमको यहाँ नहीं गिनना, हमको सिर्फ यही गिनना है। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है ठीक है भैया, हो गया सेशन न्यायालय हो गया, बट है क्या सेशन, प्रादेशिक खंड सेशन खंड है क्या। तो प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या सेशन खंडों से मिलकर बनेगा, और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के प्रयोजनों के लिए एक जिला होगा और जिलों से मिलकर बनेगा। वाह क्या बात हो रही है। ठीक है, खंड की बात कर रहा है, प्रादेशिक खंड की। देखो, बोल रहा है कि प्रत्येक जो राज्य है, हर राज्य ऐसा हो सकता है कि वो एक अकेला सेशन खंड है। ठीक है, सेशन खंड मतलब जहां एक सेशन न्यायालय पूरा है। ठीक है, वो अकेला राज्य ही हो जाए। अगर बहुत छोटा राज्य है तो उसमें हम अकेला एक सिंगल सेशन खंड ही दे देंगे। ठीक है, छोटा सा राज्य है, जरूरत नहीं है। ठीक, बट हो सकता है कि यह राज्य कई सेशन खंड से मिलकर बना हो, जैसे यूपी में बहुत सारे सेशन खंड हैं। ठीक है, ओके, इधर अवध पीठ है, उधर इलाहाबाद वाली पीठ है ना। सेशन खंड की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट की नहीं। ठीक है, हो सकता है और प्लस बहुत सारे हो सकते हैं। अब बोल रहा है हो सकता है सेशन खंड एक अकेला सेशन खंड हो। क्या, एक एरिया था, सॉरी ये तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, रुक जाओ। हो सकता है कि सेशन खंड जो है एक जिले से मिलकर बना हो, एक जिले में सिर्फ एक सेशन खंड है, एक जिले के लिए एक सेशन खंड। ठीक है, यह हो सकता है कि कई जिले हों, एक्स जिला है, सुल्तानपुर हो गया, अवध हो गया, लखनऊ हो गया, इन तीनों को मिलाकर के हमने एक सेशन खंड बना दिया। ठीक है, तो ये सेशन खंड ऐसे हो सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट, जैसे सॉरी जैसे कई, एक राज्य के लिए एक सेशन खंड कर दिया या कई राज्यों के लिए एक सेशन खंड कर दिया। जैसे एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होता है, कभी कभी एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, सेशन खंड क्या होते हैं और सॉरी सेशन खंड की स्थापना कैसे होती है, सेशन खंड किस लिए स्थापित हो रहे हैं, सेशन न्यायालय की स्थापना के लिए। ठीक है, तो कौन स्थापित करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, किसके परामर्श के पश्चात, हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात। बताइए कितना, जिस हिसाब से केस हो, जनसंख्या हो, है ना, कितना हम सेशन खंड स्थापित करें, नंबर। या कभी कभी जो सेशन खंड है, हो सकता है एक जिले के लिए एक सेशन खंड था, अब उस जिले में
उस सेशन खंड में हम दूसरा जिला भी ऐड करना चाहते हैं, छोटा जिला है, अलग से सेशन खंड स्थापित करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम दोनों जिलों को मिला लें। तो सीमाओं में अंतर करने के लिए भी परामर्श ले सकते हैं और स्थापना के लिए भी ले सकते हैं परामर्श। ठीक है, चलो। और अगर उस सेशन खंड को उपखंड में विभाजित करना है तो वो भी जाहिर सी बात है हाई कोर्ट करेगा। सॉरी, कहाँ गया यार, ओके, कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद। अगर सेशन खंड को क्या करना है, उपखंड में परिभाषित करना है। उपखंड की परिभाषा भी हमने देखी पिछली क्लास में। किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिला और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात क्या है ये, कि भैया जो पहले से सेशन खंड लागू है, 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस लागू हो रहा है, उससे पहले जो सेशन खंड थे, सेशन न्यायालय थे, जो केस चल रहे थे जिस सेशन खंड में, ठीक है, उनका क्या होगा? तो बहुत अच्छी बात कर रहा है सेक्शन 7 का 4 कि हम उसको बीएनएसएस के सेक्शन 7 के अंतर्गत ही बनाया हुआ समझेंगे, मान लेंगे। ठीक है, ओके। ये सेशन खंड था, एरिया निर्धारित हो रहा था। पहले हम एरिया निर्धारित करते हैं, फिर उस एरिया का नेता चुनते हैं। अब हमने सेशन खंड बना लिया, ठीक है। अब हमको सेशन खंड के लिए किसकी आवश्यकता है? सेशन न्यायालय की। हमने एक एरिया निर्धारित कर लिया जिसको हमने कहा सेशन खंड। हो सकता है पूरे राज्य में एक हो सकता है राज्य के लिए एक हो, या एक जिले के लिए एक हो, कई जिले के लिए एक हो। ठीक है, चलो। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। प्रत्येक जितना सेशन खंड है उसके लिए, प्रत्येक के लिए एक सेशन कोर्ट स्थापित होगा। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, ये पहला नंबर बोल रहा था। फिर आता है दूसरा। दूसरा बोल रहा है प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जज साहब की नियुक्ति कौन करेगा? न्यायालय की स्थापना तो कर दी, किसने कर दी? उस राज्य सरकार ने, जिस राज्य सरकार का सेशन खंड था। बट उसमें जो सेशन जज बैठेंगे, इनको राज्य सरकार नहीं नियुक्त करेगी, इनकी नियुक्ति करेगा उस राज्य का हाई कोर्ट। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है? उच्च न्यायालय अपन सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करेगा। ओके, ठीक, इसके नीचे देख लो इसको। देखो सेशन खंड बड़ा होता है, मान लो कि इतना काम आ गया, सेशन जज नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो इसी में सेक्शन 8(3) बोल रहा है कि यही हाई कोर्ट अन्य इस सेशन जज के नीचे, इस सेशन न्यायाधीश के नीचे, ठीक है, अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। ये तो मेन है, इसके अतिरिक्त, ठीक है, जो इसी की शक्तियों का यूज करने के लिए होंगे। ये लिखा हुआ है, देखो, अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए। 4th नंबर, हाईकोर्ट द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का ट्रांसफर की बात हो रही है। ठीक है, अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है, जा सकेगा, और ऐसी दशा में वो मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थानों या स्थान पर बैठ सकेगा जो हाईकोर्ट निर्देश दे। देखो, सेशन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक सेशन खंड का सेशन जज है, ठीक है, ओके। इसको हाई कोर्ट क्या कर रहा है? किसी अदर अन्य सेशन खंड का अपर सेशन जज नियुक्त कर सकता है। बताओ, और जब यह व्यक्ति यहाँ पर अपर सेशन जज नियुक्त हो जाएगा तो वहां पर किसी भी स्थान में जहां पर ऐसे सेशन एज ए सेशन जज उसको अधिकार होना चाहिए, बैठकें कर सकेगा, सुनवाई कर सकेगा।
यदि किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, वहां हाईकोर्ट किसी अति आवश्यक आवेदन के ऐसे सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है किसी सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकेगा। और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारता होगी। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी राष्ट्रपति जी नहीं रहते तो उनका कार्य उपराष्ट्रपति जी कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 8(6) बोल रहा है सेशन जज अनुपस्थित है तो हाईकोर्ट अगर अति आवश्यक है, किसी ने आवेदन किया है कि फला कार्य की सुनवाई हो, हाईकोर्ट उससे रिक्वेस्ट होने के बाद किसी अन्य अपर सेशन जज को, या अति आवश्यक है तो सीजीएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको 7 साल तक का सुनवाई का अधिकार था, भी हमने देखा था ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल है, उनको वो अधिकार दे देगा भैया आप तब तक सुनवाई कर लो। 6 नंबर मैम सब चले गए। मुझे पहले से पता था ना, 1 घंटा वो लोग लिए हुए थे, फिर से दोबारा नहीं लेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये वाला सेशन कंप्लीट कर देते हैं। सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो हाई कोर्ट अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किंतु किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक वगैरह 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 बैठक देखो, सेशन जज अपनी बैठक कहाँ करेगा, किसी स्थान पर करेगा जो हाई कोर्ट निर्धारित करे। ठीक है, सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश के कार्यों का समय समय पर वितरण कर सकेगा। 7 नंबर पे बोल रहा है कि जो अपर सेशन जज हैं इनके कार्यों का वितरण कौन करेगा, सेशन जज करेगा। और 8 नंबर पर है सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में अपनी अनुपस्थिति या कार्य करने में असमर्थता की दशा में किसी अति आवश्यक आवेदन का अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा, यदि कोई अपर सेशन न्यायाधीश न हो तो मुख्य मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है, और यह समझा जाएगा कि ऐसा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारता है। 8 नंबर कह रहा है कि अगर सेशन न्यायाधीश अनुपस्थित है किसी कारण से तो सेशन जज क्या कर सकता है, कोई अति आवश्यक कार्य है तो उसको अपर सेशन जज, और अगर वो भी नहीं है, अगर वो है लेकिन फिर भी कार्य उससे अधिक कार्य है, अति आवश्यक है, तो सीजीएम से करा सकता है, जो कि हमने देखा था हाई कोर्ट में। ठीक है, ओके। सेक्शन 9 सीजीएम की बात कर रहा है ये चैप्टर। देखो मैं फिर से बोली थी कि जब हमने शुरू किया कि बच्चे रुकेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लास ली हुई है, उसमें वो आई थी सविता भी थी उसमें, जो बोल रही थी मैं लेट आई थी, मैं वो उसमें थी। चलो सेक्शन 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की बात हो रही है। प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के उतने न्यायालय और ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितना राज्य सरकार हाईकोर्ट के परामर्श द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। सेक्शन 9 नहीं सॉरी रुक जाओ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हेडिंग डालेंगे हम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और सबसे पहला जो सेक्शन है इसका है सेक्शन 9। सेक्शन 9 का जो फर्स्ट सेक्शन कह रहा है कि हर जिले में देखो यहाँ सेशन खंड की बात नहीं हो रही है, सेशन खंड कई जिलों से मिलकर भी बन सकता है। ठीक है, इतने जेएम फर्स्ट और सेकंड होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड होंगे, जितना स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से परामर्श के बाद द्वारा पद निकाले। ठीक, परंतु राज्य सरकार उच्च हाईकोर्ट से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के न्यायिक मजिस्ट्रेटों का या एक से अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले विशेष वर्ग डॉट 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 विचारण करने के लिए स्थापित कर सकेगी, और जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या वर्ग के मामलों का विचारण। ठीक है, देखो इसके आगे का प्रोवाइजो बोल रहा है कि अगर आवश्यकता है किसी विशेष स्थान में किसी विशेष कार्यवाही के लिए
ठीक है, किसी विशेष वर्ग के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, ऐसे मामलों का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा न्यायालय स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसके आगे बोल रहा है उस विशेष वर्ग के लिए अलग से न्यायालय स्थापित कर दिया जेएम का। जब उस जेएम को स्थापित कर दिया गया है कि आप फला वर्ग का ये मामला सुनो, तब कोई अन्य मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। ऐसे न्यायालय का पीठासीन अधिकारी हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त होगा। ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड नंबर पे होगा। ठीक है, ऐसे जो है जो न्यायालय होंगे, कोर्ट होंगे, इसका जो जो पीठासीन अधिकारी होगा, ऑफिसर, ये हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त होगा। ठीक है, थर्ड नंबर, हाई कोर्ट जब कभी उसे आवश्यक प्रतीत हो किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्याय मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे सकेगा। फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर कह रहा है, ये सेकंड नंबर पे था। ठीक है, कि किसी सिविल कोर्ट में कोई सिविल न्यायाधीश है, ठीक है, और अगर हाई कोर्ट को आवश्यकता है तो ऐसे सिविल न्यायाधीश को क्या कर सकता है, जेएम फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर दे सकता है। ठीक है, ये क्यों ध्यान रखना है, देखो ये जो सिविल न्यायालय है ये सिविल केस को सुनने के लिए था, और यहाँ जो प्रथम और द्वितीय वर्ग के न्यायालय की बात हम कर रहे हैं, सॉरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, ये किस लिए है, क्रिमिनल केस सुनने के लिए। सेक्शन 10, हाई कोर्ट प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेक्शन 10। क्लियर होगी। कल हम लोग बेयर एक्ट पढ़ रहे थे, तो एक क्लास पूरी हो गई। एक क्लास पूरी होने के बाद जब क्लास कट हो जाती है, पता है दोबारा बच्चे ज्वाइन नहीं करते क्योंकि टॉपिक पूरा हो गया तो कोई ज्वाइन नहीं किया, लेकिन 2 मिनट हमको कुछ एक्स्ट्रा बताना था तो हमने ज्वाइन कर लिया। तब तक कौन आया था, विकास कोई तो क्लास में आया था, वो बोला मैम एक चैप्टर और कर लेते हैं, बट ऑलरेडी टाइम हो गया था तो सब थक गए थे। फिर भी हमने 3 आई थिंक कितना सेक्शन 6 7 8 9 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन किया हुआ है, तो आज हम इसके आगे कर लेते हैं। और कल वाला चैप्टर वीडियो मेरे पास है, मैंने अपलोड नहीं किया था, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे, उसके बाद उसके आगे का अपलोड कर देंगे। ओके, इधर का नहीं दिख रहा है तो फोन थोड़ा सा वो कर लो, दिखेगा। सेक्शन 10, ठीक है, हाई कोर्ट प्रत्येक जिले में किसी प्रथम, सेक्शन 10 बात करता है, इसमें मैपिंग नहीं कराते हैं, यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि हम लोग का सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैपिंग कराएंगे तो सेक्शन बहुत सारे रह जाएंगे। ठीक है, चलो, सेक्शन 10 किसकी बात करता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। थोड़ा सा हम कल वाला जो इसमें बता रहे हैं हम लोग पढ़े थे, लेकिन वीडियो देखोगे तो आ जाएगा। चैप्टर 2 है जो कि सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है, ये बताता है कि सीआरपीसी में कौन कौन से कोर्ट होंगे। ठीक है, और सेक्शन 6 बताता है हाई कोर्ट, और अगर किसी अन्य लॉ बीएनएस के अलावा किसी अन्य, सॉरी, इस संहिता बीएनएस से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय कोई है तो उसके अतिरिक्त क्रिमिनल लॉ के लिए 4 कोर्ट होंगे, सेशन कोर्ट, प्रथम वर्ग, सेकेंड वर्ग और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट में डीएम एसडीएम आते हैं। ठीक, सेशन खंड की बात करता है, सेशन खंड एक एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, एक पूरा राज्य एक सेशन खंड हो सकता है, कई राज्य मिलकर एक सेशन खंड हो सकते हैं, कई सेशन खंड मिलकर एक राज्य हो सकता है। सेशन खंड एक एरिया है जहां सेशन न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ओके, और इस एरिया का निर्धारण कैसे होता है, कितने एरिया को सेशन खंड बना दिया जाए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करती है उस राज्य के हाई कोर्ट से परामर्श के बाद।
इस सेक्शन में इतना था। फिर सेक्शन 8 सेशन न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। एलएलएम का नोट्स बना रहे हो, देखो हमने कल पढ़ा हुआ है तो तुम लोग अच्छे से वहां मिल जाएगा। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए अपने सेशन एरिया बना दिया, अब उसके लिए एक कोर्ट की भी स्थापना करो जिसको सेशन न्यायालय कहा जाएगा, ठीक है। हो गया। 8.2 जो है बात करता है सेशन जज की। 8.1 बात करता है सेशन कोर्ट की। घर बन गया तो घर का कोई मालिक होगा, कोर्ट बन गया तो कोर्ट का कोई हेड जज होगा, कोई पीठासीन अधिकारी होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़ा सेशन खंड है, तो एक तो मेन हो गया, उसके अलावा कुछ अन्य अपर होंगे सेशन जज। तो जो जो इसकी नियुक्ति कर रहा है, कौन कर रहा है? हाई कोर्ट, वही इनकी भी नियुक्ति करेगा, ठीक है। और कभी अगर आवश्यकता पड़ी, ठीक है, कभी आवश्यकता पड़ी तो इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि सेशन जज अगर नहीं है तो इसके कार्यों को अपर सेशन जज को, और यदि अति आवश्यक है तो सीजीएम से भी कराया जा सकता है। कौन कौन करा सकता है? तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट करा सकता है, और कभी कभी खुद सेशन जज भी करा सकता है, ओके। सेक्शन 9 हो, सेक्शन 9 बात कर रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन है, और इनकी स्थापना का न्यायालय क्या है, और इनकी स्थापना कौन करेगा, और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है न्यायिक वर्ग की जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय होंगे, ऐसे न्यायालय तो भाई किसी राज्य में ही होते हैं, जाहिर सी बात है, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और पीठासीन अधिकारी अर्थात JM1, JM2 या CJM, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस न्यायालय की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेटों का न्यायालय। तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट करेगा। सेक्शन 9.2 8.2 में सेशन जज की नियुक्ति हो रही है, कौन कर रहा है? हाई कोर्ट। 9.2 में मजिस्ट्रेट के न्यायालय की नियुक्ति हो रही है, कौन कर रहा है? हाई कोर्ट, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, ओके। JM फर्स्ट क्लास और JM सेकंड क्लास। अब JM फर्स्ट के अलावा JM फर्स्ट और सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। हम व्हाइट पेज नहीं बनाएंगे, ये बता रहे हैं, ठीक है। हाई कोर्ट प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। सेक्शन 10(1) बोल रहा है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो जो JM1 है उसको CJM बना दे, हर जिले में, सेशन खंड में नहीं, हर जिले में, क्योंकि सेशन खंड बड़ा होता है। अगर किसी जिले का हाईएस्ट कोर्ट JM का है तो तुम ये देखोगे कई जिलों का ऐसे जजों का मिलकर एक सेशन खंड होता है, जैसे सुल्तानपुर, अयोध्या वगैरह का मिलाकर एक सेशन खंड है, ठीक है। और उससे बड़ा होता है हाई कोर्ट। देखो यहाँ पर देखो, पहले सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, बट अगर स्टेट लेवल पे देखोगे तो हाई कोर्ट, और जाहिर सी बात है ऑलरेडी ये बड़ा सा हो जा रहा है, ठीक। फिर हाई कोर्ट से नीचे सेशन जज जो सेशन खंड में बैठते हैं। फिर हम देखेंगे CJM, और फिर इसके बाद JM फर्स्ट क्लास, और इससे छोटा JM2, ठीक है। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी इसी में आते हैं, बट वो अन्य कार्य करते हैं। हाई कोर्ट किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा, और ऐसे मजिस्ट्रेटों को इस संहिता के अधीन या तत्समय किसी अन्य विधि के अधीन CJM की सभी या कोई शक्तियां दे सकेगा। तो पहले में कह रहा है कि JM1 को, प्रथम वर्ग को, सेकंड वर्ग को नहीं, याद रखना दो प्रकार का है, दोनों की शक्तियां अलग है, अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसी को CJM बनाएगा, और अगर आवश्यकता है तो किसी JM फर्स्ट को ही क्या कर सकता है? अपर CJM बना सकता है, ठीक है। इस CJM क्या? असिस्टेंट, ठीक है, जिसको अपर कहते हैं, इससे छोटा होता है, बट पावर सेम देगा। कौन देगा? जो नियुक्ति कर रहा है। कौन नियुक्ति कर रहा है? हाई कोर्ट कर रहा है। और हाई कोर्ट जैसा अवसर अपेक्षित करे किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी नियुक्त कर सकता है, ठीक है।
फोर्थ नंबर देखो, पहले ना ये सब सेक्शन ऐसे थे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर इनकी शक्तियां अलग अलग सेक्शन में थे, अब एक सेक्शन में कर दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, सेक्शन अलग है। एग्जाम में चाहे तो नया वाला भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेटों अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न के काम का पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी, और वह उनका ऐसा प्रयोग करेगा जिसको हाईकोर्ट निर्देशित करे। तो कह रहा है कि सीजीएम के साधारण नियंत्रण में रहते हुए जो उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, कौन? उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, अन्य मजिस्ट्रेटों की कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकेगा कि ये कार्य कैसे कर रहे हैं। अब याद रखना, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम के तो अंडर होगा, और जो अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो सीजीएम से छोटा जरूर होता है लेकिन बराबर ही उसकी शक्तियां रखता है, इसलिए इसके कार्य का पर्यवेक्षण नहीं करेगा, बल्कि इससे छोटे जेएम फर्स्ट, जेएम सेकंड, इतना ये इतना तुमको डीपली नहीं याद रखना है। अगर तुम लोग एलएलएम का इंटरेस्ट देने वाले हो तो याद रख सकते हो, जेआरएफ वगैरह के लिए। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11। ठीक है, यदि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट को ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाए, क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रही है, किस लिए? तो वह किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है, जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है, या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी विशिष्ट मामले या विशिष्ट वर्ग के मामले के संबंध में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग नहीं, वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस प्रकार संहिता द्वारा अधीन प्रदत्त शक्तियां प्रदान कर देगा, चाहे सभी चाहे थोड़ी सी। ठीक है, और जब ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदत्त नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी आहारता या अनुभव न हो जो हाई कोर्ट निर्दिष्ट नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ठीक, केंद्र सरकार या राज्य सरकार हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रही है कि एक मामला है, एक विशेष मामला है जो किसी विशिष्ट चीज से संबंधित है, हो सकता है महिला से संबंधित या किसी विशिष्ट वर्ग से संबंधित है, कोई स्पेशल मामला है, और इसकी सुनवाई के लिए आप क्या करो, अलग से एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दो। तो हाईकोर्ट नियुक्त कर सकता है, और जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा उसके लिए कौन सी पावर देगा, तो यहाँ जेएम फर्स्ट या जेएम सेकंड की चाहे सभी पावर दे दे, चाहे कुछ पावर जितनी आवश्यक हो। ठीक है, लेकिन किसी को भी नहीं नियुक्त करेगा। पहली शर्त है कि वो सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा हो व्यक्ति, और प्लस उसे विधि का ज्ञान हो, विधिक मामलों का ज्ञान हो। ठीक है, ओके, क्योंकि आप जेएम का पावर उसी को दोगे मजिस्ट्रेट का जिसको लॉ का ज्ञान हो। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो है सेक्शन 11(2). ठीक है, सेक्शन 11(2), जब कभी ऐसा स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है, ऐसा मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। तो पहले ऐसे मजिस्ट्रेट की परिभाषा दे रहा है कि जो मजिस्ट्रेट हम 11(1) में नियुक्त कर रहे हैं उनको 11(2) में हम स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट कहेंगे। उसके आगे बोलता है, और एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए से अनाधिक कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो हाई कोर्ट साधारण या विशेष नियम द्वारा नियुक्त करें। तो इसमें याद रखना है कि अगर ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति हो रही है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो रही है, तो एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए, अर्थात जब 1 साल पूरा हो जाता है तो बढ़ाना है घटाना है ये सब हमको नहीं पढ़ना है यहाँ। अगर हाई कोर्ट नियम बनाया है तो बढ़ा देगा वगैरह, तुमसे जो पूछेगा कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, ओके। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता क्या होगी? हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहेंगे, जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जब नियुक्ति कर रहा है तो उसके अधीन रहेंगे।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करेगा जिनके भीतर धारा 9 और धारा 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे और जो इस संहिता के अधीन क्रमशः विनिहित की जाए, परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किस स्थान में बैठक कर सकेगा। तो बस इतना याद रखना है कि हाई कोर्ट के अधीन रहते हुए सीजीएम जो है एरिया का निर्धारण करेगा कि आप किसने एरिया की सुनवाई कर सकते हो, ठीक है, अधिकार क्षेत्र निर्धारित कर देगा। स्पेशल मजिस्ट्रेट जब नियुक्त होता है तो जब किसी विशेष वर्ग या स्थान विशेष मामले से संबंधित होता है तो नियुक्ति के समय ही उसका कार्य एरिया निर्धारित हो जाता है, ठीक है जी। चलो, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। ये बोल रहा है प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। एक मैथ पढ़ा था हम लोगों ने, उतना हमको तो नहीं याद है, लेकिन देखो सेशन जज सबसे बड़ा होगा, सीधे सी बात है, और इसके अधीन होगा जुडिशियल चीफ, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऐसे करना है। अब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे के जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं कौन कौन से? अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकेंड क्लास, ठीक है, ये सब किसके नियंत्रण में रहेंगे, ठीक है, और किसके अधीनस्थ रहेंगे? तो ये सीजीएम साहब किसके अधीनस्थ हैं? सेशन जज के। तो ये लोग सीजीएम के अधीनस्थ होंगे, बट इन पर कुछ नियंत्रण सेशन जज का भी होगा क्योंकि भाई बॉस का बॉस अपना बॉस होता है, ठीक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य का वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा जिसके अंतर्गत आते हैं वही उनके कार्य से संबंधित नियम बनाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 हमने शुरू किया है और न्यायालयों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कौन कौन से न्यायालय होंगे। सबसे पहले सेक्शन 6 आता है, ये बताता है कि कौन कौन से कोर्ट हैं। सेशन न्यायालय है, जेएम फर्स्ट है, जेएम सेकंड है और उसके बाद है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई कोई इसको ईएम लिखता है, ठीक। फिर आता है सेशन खंड की बात होती है, ठीक है, सेशन खंड मतलब एरिया क्या होगा, ये सेक्शन 7 में है, ओके। और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के परामर्श से स्थापित करता है, काफी लंबा 7-8 प्रोवाइज हुआ इसमें, ठीक है, सॉरी पैरा है 7-1, 7-2, 7-3। फिर 8-1 आता है, सेशन जज की बात कर सेशन कोर्ट की बात करता है, जो ये सेशन खंड है इसके लिए सेशन कोर्ट तो बनेगा, है ना। 8-1 कहता है कि ये जो सेशन कोर्ट है इसकी स्थापना कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, क्योंकि आप सेशन खंड बनाए हो तो जज कोर्ट भी बनाओगे और किससे परामर्श करके? हाई कोर्ट से। और 8-2 कहता है कि जो कोर्ट तो बन गया तो उसका कोई मालिक भी बनेगा, पीठासीन ऑफिसर भी बनेगा, है ना, अर्थात रुके रहो इरेज करने दो। कोई सेशन जज भी तो बनेगा और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट, ठीक है। सेशन जज के बाद आता है सेक्शन 9, सेक्शन 9 इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, और सेक्शन 9 नहीं है, इधर नहीं करते, इधर हमको कार्यपालक मजिस्ट्रेट पढ़ाना है, ऊपर जगह है। यहाँ पे कर दें और चलो कोई बात नहीं। फिर आया सेक्शन 9, ठीक है, यहाँ कर दे रहे। और ये न्यायिक मजिस्ट्रेट, सॉरी, हाँ, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की न्यायालय की बात कर रहा है, ठीक है। इसकी स्थापना कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, सेम रूल। और इसमें जो जज बैठेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठेंगे,
9(2) में बोला है हाई कोर्ट इनकी नियुक्ति करेगा। ठीक, बस इसमें इतना पढ़ना था। इसके बाद 10 आता है, और मेरे ख्याल से 10 जो है किसकी बात कर रहा है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की, सीजेएम की, है ना। और इसकी भी नियुक्ति हाई कोर्ट ही करेगा, जेएम फर्स्ट को। इतना याद रखना है इसमें कि जेएम फर्स्ट को ही सीजेएम की पावर देगा। फिर सेक्शन 11 आता है, एक बार हमको देखने दो नहीं तो मुंह ऊपर नीचे कर दे। स्पेशल वाला, ठीक है। सिर्फ यही इतना करके को पढ़ाना रहता है, हम चाहे इसको डायरेक्ट ना ओपन करें, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर जिसकी नियुक्ति होती है, और 1 साल के लिए किसी भी व्यक्ति की हो सकती है जिसको विधि का ज्ञान हो, ये याद रखना था। फिर 12 में स्थानीय अधिकारिता थी, तो और उसके बाद 13 में अधीनस्थ होना, तो ये हमने देखा था कि ये वाला, ठीक है। सीजीएम जो है सेशन जज के अंतर्गत आएगा, और जेएम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सीजीएम के अधीनस्थ होगा, ठीक है, और सेशन जज के साधारण नियंत्रण में। अब हमको कार्यपालक मजिस्ट्रेट देखना है। जब हम छोटा सा बगल में व्हाइट पेज ओपन करते हैं तो वहां पे तुम लोग को काफी जगह नहीं रहती, लेकिन हाँ वो उसका नोट्स भेज देते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि तुम लोग को छोटा दिखता है। फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसमें कौन आएगा, डीएम और एसडीएम को कहा जाता है ये, ठीक है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी, और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी, ठीक है। सबसे पहला क्या बोल रहा है सेक्शन 14, कि स्टेट गवर्नमेंट जितना चाहे एक जिले में, एक जिले की बात हो रही है, ठीक है, सेशन खंड की बात नहीं हो रही है, एक जिले में जितना चाहे उतना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रही हूँ कि तुम लोग कभी शॉर्ट नोट बनाओ तो ऐसे शॉर्ट की आदत पड़ी रहे, ठीक है, ओके। अब जितने चाहे, कई, एक की जरूरत है, 4 की जरूरत है, 5, और इनमें से एक को डीएम बना देगी। इसमें से एक को क्या बना देगी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट बना देगी, ठीक है। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां होंगी जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। और 2 बोल रहा है, ठीक है, उसी में से, ठीक है, किसी को अपर, अपर मतलब एसडीएम, यहाँ लिख लो एसडीएम, ठीक है, एसडीएम नियुक्त कर देगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम नियुक्त कर देगी, और उसको भी डीएम की चाहे पूरी पावर दे देगी चाहे थोड़ी सी। कौन करेगा, वही करेगा जिसको पूरा पहला अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है, तो ऐसे अधिकार ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन शक्तियों का प्रयोग और उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त और अधिरोपित की जाए। तो हमको 14(1) याद रखना था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या तो डीएम बनाया जाएगा या तो एसडीएम बनाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक डीएम और एक एसडीएम बन जाएगा। और थर्ड नंबर बोल रहा है कि पहला वाला डीएम की बात कर रहा था और दूसरा एसडीएम की, कि अगर कभी डीएम नहीं है तो उसकी जगह पर उससे निम्न पंक्ति का, उसका उत्तरवर्ती, अगर उसकी पावर का यूज करने के लिए वो योग्य है और उसकी जगह पर उसके कार्यों का पालन कर रहा है, डीएम नहीं है तो उसकी जगह कोई और कार्य करेगा, जैसे राष्ट्रपति नहीं रहता तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति करता है, तो उतने समय के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां उपराष्ट्रपति की चली जाती है, तो उतने समय के लिए उस व्यक्ति को क्या हो जाएंगी, डीएम को सारी शक्तियां मिल जाएंगी जो डीएम की जगह पे काम करेगा, ठीक है। राज्य सरकार ऐसा जैसा अवसर अपेक्षित करे किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकेगी और उसको भार साधन से मुक्त कर सकेगी, और ऐसे व्यक्ति को उपखंड मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। आई थिंक वहां पर जो था वहां पर अपर वाला था, है ना,
और ये एसडीएम होना चाहिए, सब डिविजनल, ये होगा एसडीएम। ठीक है, 8-4 में, सॉरी 14-4 में यहाँ पे एसडीएम है। ठीक है, तो एक डीएम हो गया, एक अपर डीएम हो गया, मतलब अपर जिला मजिस्ट्रेट हो गया, जिसको असिस्टेंट असिस्टेंट बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, एडीएम, और ये था 4th नंबर पे एसडीएम हो गया। ठीक है, तो ये डीएम और ये एसडीएम, ठीक है, ये जिले के लिए होगा और ये उपखंड के लिए होगा, और उपखंड की परिभाषा इस बीएनएसएस में दी हुई है। ठीक है, ओके। और जो ये एडीएम है, अर्थात जो ये अपर जिला मजिस्ट्रेट है, ये डीएम के बराबर शक्तियां रखता है। अगर न्यायालय चाहे तो इसकी सॉरी, राज्य सरकार चाहे तो इसकी नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो अधिरोपित करना ठीक समझे, उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी। स्टेट गवर्नमेंट चाहे स्पेशल ऑर्डर द्वारा चाहे सिंपल ऑर्डर द्वारा तथा ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन अगर वह आवश्यक समझे तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपनी शक्तियां किसको दे सकती है, डीएम को दे सकती है। ठीक है, कभी कभी कुछ फैसले जो राज्य सरकार को लेने रहते हैं वो डीएम को मिल जाते हैं, क्योंकि उस डीएम को क्या करता है, सरकार, राज्य सरकार ऐसे पावर देकर रखता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम खुद फैसला ले लेना। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी की बात है। इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रवृत्त नहीं करेगी। कमिश्नर की बात हो रही है, कह रहा है जो धारा 14 में हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां या उनमें से कुछ शक्तियां अगर राज्य सरकार चाहे तो कमिश्नर को दे सकती है। तो कभी कभी आ गया कि मान लो क्वेश्चन में तुम लोग जीआरएफ वगैरह देने जाओ, नेट वगैरह देने जाओ, एपीओ अगर वकालत करने में ही काम लग जाए कि राज्य सरकार जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां किसको जो है ट्रांसफर कर सकती है। तो देखो, डीएम, एसडीएम और जो अपर जिला मजिस्ट्रेट है, ये तीनों कार्यपालक मजिस्ट्रेट के ही एक रूप है। पहले कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त हो रहा है, फिर उसी में से एक को डीएम बना दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां तो उनके पास होंगी ही। कमिश्नर एक हायर पद होता है। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो। 15(6) में सेक्शन 15 थोड़ा सा यहाँ रेज करेंगे हम, क्योंकि लोग को सेक्शन 15 देखना है। और ठीक है, सेक्शन 15 में जो तुमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने ऊपर देखा था विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी होगा। ठीक है, 14, 15, 16, आई थिंक 17 भी रहेगा इसके साथ। ये चारों कार्यपालक मजिस्ट्रेट के इर्द गिर्द हैं। ठीक है, विशेष स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार किसी स्पेशल एरिया में विशिष्ट क्षेत्र में, सेम रूल है जो हमने न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए देखा था, किसी विशिष्ट क्षेत्र में या किसी विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए। वहां पर क्या था, अंतर क्या था कि जब जेएम की नियुक्ति हो रही थी विशेष जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, कि ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की आप नियुक्ति कर दीजिए। यहां पर क्या हो रहा है, राज्य सरकार सेम काम के लिए विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, ठीक है, या समतुल्य हो, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात हो, इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे नियुक्त कर सकेगी, और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जाने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्ति जिससे वह उचित समझे। कौन उचित समझे, राज्य सरकार।
इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर सकेगी। तो बस इतना याद रखना कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर कोई हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट नहीं हो रहा, हाई कोर्ट नियुक्ति नहीं कर रहा, ना ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज तुमको याद रखनी है। ओके, और इनकी कोई टाइमिंग नहीं है, जितनी टाइमिंग के लिए उचित समझे स्टेट गवर्नमेंट उतनी टाइमिंग के लिए कर देगा। कौन इस योग्य होगा, तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने के लिए सबसे अच्छी चॉइस होती है कि हम किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ही विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट बना दें, पहली चॉइस। ठीक, अगर किसी अन्य व्यक्ति को बनाना है तो किसी पुलिस ऑफिसर को बना दे। अब पुलिस ऑफिसर बनाते समय ये याद रखना है कि ये जो पुलिस ऑफिसर जिसे आप स्पेशल कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये पुलिस अधीक्षक के नीचे की पंक्ति का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता, और ये आ गया हम कह ना 14, 15, 16 और 17, ये साथ में पढ़ना है। 6, 7, 8 ये साथ में पढ़ना है। 9, 10, 11, 12 और 13 ये साथ में पढ़ना है। ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करता है ना। कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गया, स्पेशल कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गया, उनकी अधिकारिता और उनके अधीनस्थ होना। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, सॉरी एरिया, और उसके बाद उसका न्यायालय, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनकी अधिकारिता और उनका अधीनस्थ होना। ठीक है, और ये सेशन कोर्ट की बात करता है, सेशन खंड की और सेशन कोर्ट की। कहाँ गया सेक्शन 16, अभी हम लोग इसी पे हैं, स्पेशल कार्यपालक मजिस्ट्रेट पर। राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं पर निश्चित कर सकेगा जिनके भीतर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता, जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में उन्हें विहित की जाए। ठीक है, तो इसमें बहुत जरूरी से याद रखना है कि जब हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट का देखा था तो सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा था, सेशन जज था। न्यायिक मजिस्ट्रेट के मामले में हाईकोर्ट तो था ही, लेकिन चारों में सबसे बड़ा सेशन जज था। तो सेशन जज के साधारण नियंत्रण में रहते हुए सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ थे। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा। यहाँ पर कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए। ठीक है, ये देखो स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहते हुए, हमने साधारण लिख दिया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं बाद में। ठीक है, अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट में सबसे बड़ा कौन होगा, जिला मजिस्ट्रेट, जिसको कार्यपालक में से ही बनाया गया है। तो ये जो डीएम है जो सबसे बड़ा है उसी को लेंगे। ये समय समय पर क्या करेगा, अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा। ठीक है, जिसके भीतर कार्यपालक मजिस्ट्रेट काम करेंगे और जिनका जो शक्तियां उन्हें बीएनएसएस के अंतर्गत दी गई हैं। ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवा प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। अब ये देखो, तो ये अधिकारिता की बात कर रहा था कि कितने एरिया तक कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 16 अधिकारिता की बात कर रहा था। अधिकारिता मतलब कितने एरिया में, किस जिले के आप एसडीएम हो, किस जिले के आप डीएम हो। तो जिस जिले का डीएम होगा तो एक डीएम होगा, उस जिले में कई एरिया होंगे तो हर एरिया के लिए एक एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट में बांट देगा, तुम इस एरिया को संभालो, तुम इस एरिया को। ठीक है, और अधीनस्थ क्या होता है, जहां जिसके हम अंडर में रहते हैं। ठीक है, इसके हम अंडर में, कौन हमसे सुपीरियर है। ठीक, जो ठीक उसके बाद आता है सेक्शन, तो वो 16 था तो उसके बाद 17 आएगा। सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और किसी उपखंड में शक्तियों का
प्रयोग करने वाला प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न, क्योंकि जो उपखंड मजिस्ट्रेट होता है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट से बड़ा होता है। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होंगे। अब देखो, डीएमजी सबसे बड़े हो गए, तो जितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं सब इनसे छोटे होंगे, अर्थात इनके अंतर्गत होंगे। सीधी सी बात हो गई। ओके, अब एक जिले में जितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, और किसी उपखंड में शक्तियों का, और अगर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी उपखंड में, कोई उपखंड है, जिला कई भागों में बटा होता है, ठीक है, उसमें कई उपखंड हो सकते हैं, इसमें कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो इसमें एक से ज्यादा भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एक भी। तो ये डायरेक्ट डीएम के अंदर नहीं होंगे, इनके साधारण नियंत्रण में होंगे कि ठीक है, अगर आप यहाँ पर आपका काम नहीं आ रहा तो आप आके हमको रिपोर्ट करो। ठीक है, उस उपखंड का भी एक क्या होगा, मजिस्ट्रेट होगा, जिसको हम एसडीएम कहते हैं। ठीक है, उपखंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसके अंतर्गत होंगे, अगर आप उपखंड में काम कर रहे हो। अगर आप उपखंड से हटकर सीधे डीएम के अंतर्गत काम कर रहे हो तो आप डीएम के अधीनस्थ होगे। जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण या आवंटन के बारे में संहिता में नियम बना सकेगा। ठीक है, अब आ गया तुम्हारा लोक अभियोजक, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2U सीआरपीसी, ठीक है, और सेक्शन 2V बीएनएसएस, और ये इसमें लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है। परिभाषा देकर ये कहा गया है कि लोक अभियोजक वो होंगे जो सेक्शन 18 में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया तुम्हारा एलएलबी के एग्जाम में तो तुमको ये लिखना पड़ेगा, पहले सेक्शन 2 भी लिखना पड़ेगा, फिर सेक्शन 18 लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात यथास्थिति केंद्रीय राज्य सरकार की ओर से ऐसे न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। परंतु राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के संबंध में केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट से परामर्श के पश्चात इस उपधारा के प्रयोजन के लिए लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। चलो, ये है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, इनके लिए हम सब यूज करेंगे पीपी। ओके, तो सबसे पहले 18(1) क्या बोल रहा है भैया, सबसे देखो, किसी राज्य का हाईएस्ट कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के लिए जो लोक अभियोजक होगा, जो सरकार की तरफ से केस देखेगा, ठीक है, वो नियुक्त किया जाएगा। तो हाई कोर्ट के लिए अगर पीपी नियुक्त करना है तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट में सिर्फ राज्य का केस नहीं आएगा, हर न्यायालय में सिर्फ राज्य का केस नहीं आता, केंद्र सरकार की तरफ से भी केस आता है, केंद्र सरकार के विरुद्ध भी केस आता है, इत्यादि। ठीक है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट में अपना एक पीपी नियुक्त कर सकती है। ठीक है, एक, कितना, सिर्फ एक। क्या करेगी, हाई कोर्ट में एक पीपी नियुक्त करेगी। अब देखो, नियुक्ति से पहले किसको पीपी नियुक्त किया जाए, दोनों इसी हाई कोर्ट से जिसमें पीपी नियुक्त कर रही है उससे परामर्श करेगी। ठीक है, और एक से अधिक अपर असिस्टेंट, ठीक है, अपर, यहाँ अपर लिख रहे हैं ताकि अगर गलती से, क्योंकि एक हम इससे भी देखेंगे, अलग से देखेंगे। ठीक है, अपर पीपी, वहां कंफ्यूज ना हो। एक से अधिक, एक या एक से अधिक, अगर बहुत ज्यादा केसेस हैं तो अपर पीपी भी नियुक्त कर सकती है। बस हमको इतना ही याद रखना है, दिल्ली वाला नहीं याद रखना है। लेकिन दिल्ली में देखो, दिल्ली में कहा जा रहा है कि केंद्रीय सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के परामर्श से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है ना। यहाँ पर राज्य सरकार की बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो केसेस हो सकते हैं मोस्टली, ठीक है, जैसे पुलिस वगैरह के बारे में, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए। ठीक है,
ओके, केंद्र सरकार, देखो ये हाई कोर्ट का था, पहला वाला हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। चलो आपने हाई कोर्ट में लोक अभियोजक नियुक्त कर लिया, अब चलो हम किसी जिले में क्या कर रहे हैं, जिला का कोर्ट है, ठीक है, जिले का कोर्ट है, तो वहां पर भी तो केस हो सकता है किसी राज्य सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो वहां मामले के संचालन के लिए हम क्या करेंगे, देखो लिखा है, किस किस चीज के लिए पीपी की नियुक्ति हो सकती है, अभियोजन चलाने के लिए, ठीक है। किसी के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए, सरकार के विरुद्ध अभियोजन चल रहा है उसका तरफ से केस लड़ने के लिए, सरकार की तरफ से अपील करने के लिए, या सरकार के विरुद्ध अपील हुई है तो उसके केस को देखने के लिए, या अन्य किसी कार्रवाई के लिए, ठीक है। चलो, राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, एक मिनट बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रह गया, ठीक है। केंद्र सरकार 18 पढ़ रहे हैं, 18(2), तो जिले के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक या अधिक, ये याद रखना है, एक या अधिक पीपी नियुक्त करेगी। असिस्टेंट पीपी का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, देखो एक या अधिक लोक अभियोजक, जबकि हाई कोर्ट में दोनों सिर्फ एक पीपी नियुक्त कर सकते थे, ठीक है। और सेम पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को 18(3) में, वो भी जिला कोर्ट के लिए एक पीपी नियुक्त करेगी। यहाँ पर देखो इसको एक से अधिक का अधिकार था, इसको सिर्फ एक पीपी का है, प्लस ये अपर वाला कर सकती है, उसके असिस्टेंट वाला, ठीक है। परंतु एक जिले के लिए नियुक्त किया गया लोक अभियोजक यहाँ पर अन्य जिलों की भी कार्रवाइयां देख सकता है, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो नियुक्त कर रही है चाहे तो, बट यहाँ पे राज्य सरकार रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम सेशन न्यायाधीश से परामर्श से, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हैं। तो कहां से ये पीपी नियुक्त किए जाएंगे, राज्य में, सॉरी जिला में। इन पीपी के लिए क्या करेगा, देखो सेशन न्यायाधीश, सेशन न्यायाधीश क्या होते हैं, सेशन खंड में होते हैं, अभी हमने देखा है ना, और उसके अंतर्गत ही जिला न्यायालय वगैरह सब आता है, तो उन्हीं के अंतर्गत में पीपी नियुक्त करना है। तो जिस जिले में पीपी नियुक्त करना है उस जिले का जो डीएम होगा, अर्थात कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फिल्म में हमने देखा, ठीक है, वो एक लिस्ट बनाएगा योग्य व्यक्तियों की, एक लंबी सी लिस्ट, हाँ ये वकील, हाँ ये जो ये सर जो है, हाँ जो ये सर है, ये सब पीपी नियुक्त होने के लिए काबिल है, ठीक है। किससे परामर्श करेगा, सेशन जज से, ओके। कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा जिले के लिए एक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में ना हो। ये पहले से भी था, आई डोंट नो, मैंने थोड़ा सा पढ़ा नहीं था, मुझे कंफर्म नहीं है कि वो पिछले वाला रूल लागू होता है कि नहीं। पिछले भी जो सीआरपीसी में था उसमें भी पैनल की व्यवस्था थी, बट उस पैनल को इग्नोर करके पीपी की नियुक्ति मोस्टली करते थे सभी लोग, ठीक है। अब यहाँ पर तो लिख दिया गया है तो हम लोग ले लेते हैं एक बार, ये चीज वहां पर भी लिखी थी लेकिन इग्नोर करते थे। कोई व्यक्ति जिसको पीपी नियुक्त किया जा रहा है, कोई व्यक्ति जिसको पीपी नियुक्त किया जा रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जा रहा है, तब तक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नहीं नियुक्त होगा जब तक कि उसका नाम उस पैनल के लिस्ट में ना हो जो ऊपर सब सेक्शन 4 में तैयार की गई थी। कौन सी लिस्ट में, जिसको डीएम ने यहाँ सेशन जज के परामर्श के द्वारा तैयार किया था कि हाँ हाँ ये लोग जो है पीपी बनने योग्य हैं। उसके बाद 6 देखो, उपधारा में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित कडार है वहां राज्य सरकार ऐसा कडार गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या परलोक अभियोजक नियुक्त करेगी। परंतु जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे कॉर्डर में, सॉरी कडार नहीं, कॉर्डर में से
कोई उपयुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनल में से यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि देखो हर राज्य में, मतलब किसी किसी राज्य में क्या होता है, एक सरकारी वकीलों का एक कॉर्डर होता है। देखो अभी जो एपीओ का एग्जाम हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, या अभियोजन का एक अधिकारियों का एक वो होता है पूरा, जो सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं। एग्जाम्पल सबसे अच्छा है एपीओ वाला, ठीक है। तो अगर किसी राज्य में ऐसा एग्जाम होता है और वहां पर ऐसा कॉर्डर है जहां पर सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए अभियोजक हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस लिस्ट की जगह पर, जो कि 4 में डीएम के द्वारा तैयार की गई है, उन्हीं अधिकारियों में से स्पेशल पीपी बना देगा। ठीक है, उन्हीं अधिकारी, सॉरी स्पेशल नहीं, पीपी और एपीपी बना देगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो उन्हीं की परिभाषा दी गई है, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक की। इतना हो गया। पहले ये सेक्शन तोड़ तोड़ के थोड़े से अलग थे तो ज्यादा सेक्शन लिखते थे। 18(7) ये याद रखना है, आसानी से याद आ जाएगा। देखो सेक्शन 18 में लोक अभियोजक पीपी है, और सेक्शन 18 के सब सेक्शन 7 में है, क्योंकि सब सेक्शन ही पूछेगा तुमसे अगर तुम लोग कभी एलएलएम वगैरह देने गए। ठीक है, कह रहा है कि हमने उपधारा 1, 2, 3 और 6 में अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। ठीक है, आप पीपी बनना चाहते हो, ओके, बहुत अच्छे हो। एक में कौन था, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट में नियुक्त कर रही है, हाँ, हाई कोर्ट के परामर्श से। 2 में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जिले में नियुक्त कर रही है किसी पीपी को, एक पीपी को। ठीक है, एक पीपी नहीं, सॉरी, एक या एक से अधिक सिर्फ पीपी नियुक्त करेगी, अपर नहीं करेगी। और 3 में स्टेट गवर्नमेंट एक पीपी और एक से अधिक पीपी कर रही थी। और 6 में क्या था, लिस्ट थी, लिस्ट थी ना, लिस्ट नहीं थी, सॉरी 6 में लिस्ट नहीं थी, लिस्ट थी 4 में। ठीक है, 6 में क्या था, 6 बोल रहा था कि जो लिस्ट में आपका नाम अगर है भी, लेकिन अगर कॉर्डर है किसी राज्य में सरकारी वकीलों का, जो सरकारी वकील मतलब सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, तो हम वहां से पीपी नियुक्त करेंगे। इन चारों के अंतर्गत आपको पीपी नियुक्त होना है। 7 साल तक आपने क्या की हो, वकालत की हो, विधि व्यवसाय किया हो। क्या किया हो, विधि व्यवसाय, वकालत की जगह विधि व्यवसाय किया हो। विधि व्यवसाय के एक मिनट, विधि व्यवसाय किया हो। ठीक है, विधि व्यवसाय में बहुत सारी चीजें आती हैं। मान लो कि तुमने कोचिंग खुद की जुडिशरी का पढ़ाया है, या तुमने प्रोफेसर रहे हो, या बहुत सारी चीजें आती हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए अधिवक्ता लिख दिया है। क्या लिख दिया है, अधिवक्ता। अधिवक्ता मतलब एडवोकेट। अब देखो लॉयर नहीं यूज होगा यहाँ पर, एडवोकेट होगा। एडवोकेट और लॉयर में अंतर होता है। तुम लोग लॉयर हो, तुम लोग लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम लोग लॉयर हो, पढ़ रहे हो। जब तुम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लोगे अपने डिग्री का बार काउंसिल से, तब तुम लोग एडवोकेट हो जाओगे। ठीक, तो अगर अभी तुम जाके एज ए लॉ स्टूडेंट कोर्ट में कुछ सीख रहे हो, तो वो काउंट नहीं होगा। जब रजिस्ट्रेशन के बाद तुम कोर्ट में सीखोगे, तब 7 साल के लिए, तब सेक्शन 18(7) कहता है कि ठीक है, अब आप क्या हो गए हैं, योग्य हो गए हैं पीपी बनने के। चलो, ये 18(7) के बाद देखो, मैंने बोला था ना कि इस चैप्टर में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो सीआरपीसी में अलग अलग सेक्शन में दी थी, लाइन से दी थी। ठीक, पी की पीपी देखो, हमने जेएम पढ़ा, तो जेएम के साथ स्पेशल जेएम भी पढ़ा था ना, अभी जस्ट पढ़ा है। इसको पढ़ा था 10 में और इसको पढ़ा था 11 में। ठीक, फिर हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट,
14 में, और फिर पढ़ा था हमने 15 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो भैया हम 18 में जब हम पढ़ रहे हैं पीपी, तो हमको स्पेशल तो पढ़ने का मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन देखो एक ही सेक्शन में कर दिया है। तो 18(7) में पीपी है, तो 18(8) में स्पेशल पीपी होगा। ठीक है, आ गया। देखो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के लिए प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को जो अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक का विधि व्यवसाय करता हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी, परंतु न्यायालय उस धारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। अब देखो, वही रूल लागू हो रहा है कि किसी मामले में या किसी विशेष वर्ग के मामले में, ठीक है, कौन चाहता है अपना केस लड़ने के लिए इत्यादि के लिए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये क्या कर सकती है, एक स्पेशल पीपी की नियुक्ति करवा सकती है। भैया स्पेशल पीपी की नियुक्ति कर दो, हाँ, ये केस को क्या करेगा, सुन के उसके बाद इसका जो है काम खत्म हो जाएगा। इसी एक केस की एक कार्रवाई के लिए हम इसको क्या करना चाहते हैं, नियुक्त करवाना चाहते हैं, इसको कहेंगे स्पेशल पीपी। अगर स्पेशल पीपी नियुक्त कर दिया गया है, जिस पीड़ित को राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने विशेष लोक अभियोजक दिया, वह पीड़ित जो है इनसे खुश नहीं है, उसको लगता है कि मेरी तरफ से केस नहीं लड़ रहे, तो न्यायालय उस पीड़ित को, अगर वो इस स्पेशल पीपी से खुश नहीं है, तो अपनी पसंद का अधिवक्ता एडवोकेट करने के लिए मंजूरी दे देगा। ठीक है, कौन देगा, कोर्ट देगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने एसपीपी की नियुक्ति की थी। तो धारा 7 और धारा 8 के प्रयोजनों के लिए वह अवधि जिसके किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य लोक अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवा की हो, चाहे संहिता के प्रारंभ के पहले या पश्चात, या समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि के दौरान ऐसे अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। बहुत अच्छी बात है। धारा 8 के साथ में क्या था, 7 साल पीपी का टाइमिंग बता रहा है, 7 साल आपने एडवोकेट के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, और धारा 8(8) क्या बता रहा है, स्पेशल पीपी के लिए 10 साल बता रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है, चाहे वो बीएनएसएस लागू होने से पहले ऐसा कार्य शुरू किया हो, चाहे बाद में, ठीक है, उसमें कौन कौन सी अवधि काउंट की जाएगी। तो किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है, या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात रहा हो, उसने क्या किया हो, एडवोकेट के रूप में काम किया हो, चाहे वो ये वाला लोक अभियोजक, अर्थात वो पहले भी एक आध बार पीपी बन चुका है। ठीक है, पहले भी एक आध बार स्पेशल पीपी बन चुका है, तो सॉरी ये तो नहीं काउंट होगा। स्पेशल पीपी बन चुका है तो जाहिर सी बात है 10 ईयर, हाँ ठीक है, ओके, तो ये सब भी उसमें उसके 7 ईयर या 10 ईयर वाले में काउंट हो जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति 7 साल एडवोकेट रहा हो, ठीक है, सामान्य एडवोकेट रहा हो, तो अभी वो 7 साल के रूप में सिर्फ पीपी बन सकता है। ठीक है, पीपी के रूप में काम करते करते उसको 3 साल हो गया, अब एसपीपी की भर्ती करनी है सरकार को, ये कहता है मुझे बना लो, तो सरकार दूसरी पार्टी कहती है नहीं सर, इन्होंने तो एडवोकेट एज ए एडवोकेट 7 साल ही काम किया था, तो और एसपीपी के लिए 10 साल चाहिए। तो सरकार क्या कहेगी, सरकार नहीं, बीएनएसएस क्या कहता है, ये 3 साल नहीं दिख रहा, लोक अभियोजक क्या कर रहा है, वकालत ही तो कर रहा है, लोग पब्लिक की तरफ से केस लड़ रहा है, सरकार ने भेजा है केस लड़ने को, कर वकालत ही रहा है वो। ठीक है, तो ये 3 साल भी काउंट हो जाएगा। कुल मिलाकर उसने किसी भी प्रकार से एडवोकेट वाला कार्य किया है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट।
ये भी एबीपी होगा। असिस्टेंट मतलब होता है सहायक। ओके। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में, इससे पहले हमने देखा था जिला न्यायालय में, ठीक है। जिला न्यायालय में जो मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा उसके लिए अलग से पीपीपी की नियुक्ति होगी सेक्शन 19 में। ओके। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट एक नंबर पे कर रही है, ठीक है। प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में सीजीएम हो गया, जेएम फर्स्ट हो गया, जेएम सेकंड हो गया, इनमें अभियोजन करने के लिए, केस लड़ने या सुनने के लिए एक या अधिक असिस्टेंट पीपी नियुक्त कर सकेगी, ठीक। 19(2) बोलता है सेम चीज कर सकेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात तभी आती है जब किसी विशेष वर्ग इत्यादि की बात हो, ठीक है। सेम चीज करेगा एक या प्लस एपीपी की बात। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में यह ध्यान रखना है कि कोई विशेष मामला हो या विशेष मामलों का वर्ग हो। ओके। तो भैया जब पीपी हो गया, स्पेशल पीपी हो गया, तो एपीपी पर भी कुछ तो नियम लागू होंगे। चलो देखते हैं। एक में स्टेट गवर्नमेंट ने नियुक्त किया, दो में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियुक्त किया, ठीक है। तो उपधारा 1 और उपधारा में अंतर्दृष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां कोई सहायक लोक अभियोजक असिस्टेंट पीपी किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 डे की सूचना देने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक लोक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगा। थर्ड नंबर कह रहा है कोई स्पेशल केस चल रहा है, विशिष्ट मामला चल रहा है, बट जो ये एपीपी हैं असिस्टेंट वाले ये नहीं उपलब्ध हैं, तो जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिले में ही आएगा। हाँ, तो असिस्टेंट सॉरी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिला में आता है तो जिला मजिस्ट्रेट के अंदर होगा, तो डीएम के अंदर होगा। तो डीएम क्या करेगा कि सर जो है इस मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहला इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, बट हमारे पास कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, तो क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को एक सूचना भेजेगा कि हम किसी अन्य व्यक्ति को जो क्या है पात्र है लोक अभियोजक बनने के लिए इस स्पेशल केस में, स्पेशल उसके लिए क्या पात्रता है इसमें आगे देखते हैं। हम क्या कर दे रहे हैं? उतने भार साधक लोक अभियोजक बना दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी सहायक लोक अभियोजक बना दे रहे हैं, ठीक है। इसमें ये याद रखना कि 14 दिन पहले 14 डेज पहले स्टेट गवर्नमेंट को डीएम को सूचना देनी पड़ेगी। अब देखो किसको बनाएगा वो, परंतु कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा। बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखना, अभी तक अच्छे से ध्यान रखना। हमने पढ़ा लोक अभियोजक बन रहा है, स्पेशल लोक अभियोजक बन रहा है, दोनों में हमने देखा कम से कम 7 साल एज ए वकील व्यवसाय किया हो, कम से कम 10 साल एज ए वकील व्यवसाय किया हो, ठीक है। ओके। लेकिन जब हमने सहायक लोक अभियोजक का देखा तो इसमें पहली बार तुमको देखे कोई पुलिस ऑफिसर भी सहायक लोक अभियोजक बन सकता है, लेकिन भार साधक, ठीक है। तो अभी तक तुमने भार साधक शब्द कहाँ देखा था? पुलिस के बारे में ही देखा था। देखो हम साइड में हम पेज पर नहीं किए हुए हैं ताकि हम लोग को थोड़ा सा जल्दी हो जाए। थोड़ा लिखना यहाँ पर भी पड़ रहा है लेकिन डायरेक्ट सेक्शन के आगे लिख रहे हैं। ये चीज तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना बेयर एक्ट के अगल बगल हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। बेयर एक्ट अगर खरीदा है हाईलाइटर लेकर हाईलाइट कर लो, इससे बढ़िया, ठीक है। कीवर्ड्स, ठीक है, जैसे कि ये। लेकिन कौन पुलिस ऑफिसर भार साधक के रूप में सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो जिस केस के लिए आपको पीपी नियुक्त करना है, एपीपी नियुक्त करना है, ठीक है, उस केस
जिसके अन्वेषण में ऐसे पुलिस ऑफिसर ने भाग न लिया हो। यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके संबंध में अभियोजित किया जा रहा है, अभियुक्त जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसके ऊपर केस करना है और जिसके अभियोजित के लिए अभियोजन करना है, अर्थात केस को लड़ना है, ठीक है। और उसके लिए आपको भारसाधक एपीपी नियुक्त किया जाएगा। अगर आपने उस केस के इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया है तो एज ए पुलिस ऑफिसर आप पीपी नियुक्त हो सकते थे पीपी, लेकिन अब नहीं होंगे अगर आपने अन्वेषण में भाग लिया। दूसरा, वो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, पुलिस इंस्पेक्टर की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सेक्शन क्या हुआ, 18 और 19। 18 में हमने देखा पीपी और एसपीपी और 19 में हमने देखा एपीपी और इसके साथ एक साथ रहेगा, ठीक है। अभियोजन निदेशालय राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी। स्टेट क्या कर सकेगी, एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी जिसमें एक अभियोजन निदेशक होगा। इसमें एक क्या होगा, अभियोजन निदेशक होगा, ठीक है। एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगा, देखो निदेशालय है और ये निदेशक है, ठीक है, ओके। प्लस हमेशा की तरह उप निदेशक जितना आवश्यक समझे कर सकती है डिप्टी, ठीक है, ओके। ये याद रखना, इसके बाद याद रखना है बी नंबर पे, ये ए नंबर पे था, प्रत्येक जिले के जिला अभियोजन निदेशालय में उतने अभियोजन उप निदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक होंगे, जैसा वर्ड ठीक समझे। पहले हमने देखा राज्य स्तर पर एक अभियोजन निदेशालय है, फिर हम देख रहे हैं जिला में, हाँ, में भी अभियोजन निदेशालय है, ठीक है। और इसका भी अपना एक हेड होगा जिसको उप निदेशक कहा जाएगा। जो राज्य स्तर पर अभियोजन निदेशालय में उप निरीक्षक था, उप निदेशक था, निदेशक के बाद आता था, वो जिला स्तर में जो अभियोजन निदेशालय होगा उसका हेड होगा, ठीक है। और फिर उसके नीचे जो भी हो अन्य सहायक अभियोजक निदेशक। सेकेंड नंबर, अभियोजक निदेशक या अभियोजक उप निदेशक के रूप में कौन व्यक्ति पात्र होगा, तो जिसने अधिवक्ता के रूप में 15 साल तक व्यवसाय किया हो। ये याद रखना, अभी तक हमने देखा 7 साल 10 साल, लेकिन ये उनका भी हेड है, ठीक है, ये उनसे भी हेड है, उस लोक अभियोजक से भी हेड है, तो जाहिर सी बात है हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, 15 ईयर कम से कम मिनिमम, उसमें भी 7 साल मिनिमम था, 10 साल मिनिमम था, ठीक, ओके। किसकी बात कर रहा है, जो स्टेट लेवल पर जो अभियोजन निदेशालय था उसका जो हेड है, अभियोजन निदेशक है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। हेड में सबसे हेड उसकी बात कर रहा है, ठीक है। वो 15 साल तक या तो एडवोकेट रहा हो या है, या उसने 15 साल वकालत की हो या 15 साल वकालत कर रहा है, ठीक है, या वो सेशन जज रहा हो या है, ठीक है। अब याद रखो, अगर उसने एडवोकेट के रूप में काम किया है तो यहाँ 15 साल वाला रूल लागू होगा। देखो, यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 15 वर्ष तक व्यवसाय में रहा, ठीक, तो आप उसको क्या बना दो, अभियोजन निदेशालय का हेड बना दो, अभियोजन निदेशक बना दो, ठीक है। उसके पास कम से कम 15 साल की वकालत होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है, अर्थात 15 साल या उससे ज्यादा का है तो कर दो। और या फिर वो कहीं का सेशन जज रह चुका है, रिटायर हो गया है सेशन जज बन के, है ना, और या अभी भी एज ए सेशन जज कहीं काम कर रहा है, ठीक, ये हेड के लिए था। नाउ 22 का ए था ये।
इसके बाद कौन आता है 22B में कौन आएगा? तो हमने देखा कि जो स्टेट लेवल पर अभियोजन निदेशालय है उसका जो हेड है उसको 15 साल वकील नहीं तो सेशन जज होना चाहिए, ठीक। और उसके नीचे कौन सा आता है? सहायक निदेशक, ठीक है। कौन आता है? सहायक निदेशक, नहीं सॉरी 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 सॉरी, उसके नीचे आता है, कहाँ गया, एक सेकेंड, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहले आता है अभियोजक निदेशक, और उसके नीचे जो आता है स्टेट लेवल पे ये है उप निदेशक, ठीक है। ये स्टेट लेवल में दूसरे नंबर पे है, बट जब कहीं पर जिला में ऐसा निदेशालय बनाया गया है, क्योंकि हर जिले में भी आप अपनी एक ब्रांच बनाओगे तो वहां पर ये इसका हेड होता है, ठीक है। और इसके इस हेड के नीचे जो आता है वो आता है सहायक लोक अभियोजक, ठीक है। तो जब ये स्टेट लेवल पे जा रहा है, स्टेट लेवल जो हेड की क्वालिफिकेशन होगा वही इसका भी होगा। तो यहाँ पर दोनों का दिया होगा, देखो दिखाते हैं, अभियोजन निदेशक का भी दिया है और अभियोजन उप निदेशक का भी दिया है ना। 18(2) भी कहता है कि हेड का तो हमने सॉरी हेड का तो हमने देखा, सेशन जज अगर 15 साल, ठीक है। अब जो राज्य में दूसरे नंबर सॉरी जिले में दूसरे नंबर पे है उसका भी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। उसका क्वालिफिकेशन ये होगा कि वो कम से कम 7 वर्ष तक, वो राज्य में भी वो कम से कम 7 वर्ष तक क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो, ठीक है। याद रखना जिले में जो दूसरे नंबर पे है, जो उप निदेशक हेड होगा उसके नीचे 7 ईयर तक एडवोकेट रहा हो, या जेएम फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है या रहा हो, और ठीक है या रहा। इसके बाद 3rd नंबर भी याद रखना है, कौन होगा, क्या होगा। तो अभियोजन निदेशालय का प्रधान तो अभियोजन निदेशक ही होगा, ठीक है, जो हमने कई बार देखा, लेकिन लिखा 18 3rd नंबर पे है, ठीक है, सॉरी 23 पे है। और ये जो अभियोजन निदेशालय है ये किसके अधीन होगा? तो राज्य का जो गृह विभाग होता है उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा, ये याद रखना है, ठीक। अधीनस्थता देख लेते हैं, तो प्रत्येक अभियोजन में उप निदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक अभियोजन के निदेशक के अधीनस्थ होगा, और कई बार देख लिया हमने। तो निदेशक जो मेन निदेशक है, ठीक है, इसके अधीनस्थ कौन होगा? उप निदेशक, ये हमने देखा स्टेट लेवल पे, है ना। ओके, फिर और जिला लेवल पे जाकर ये हेड हो जाता है, तो ये इसके अधीनस्थ जो होता है वो होता है सहायक वाला, ठीक है। बस यही बात बोल रहा है। चलो, हाई कोर्ट में मामलों का संचालन करने के लिए धारा 18 की उपधारा 1 या उपधारा 8 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक विशेष लोक अभियोजक या अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। हाई कोर्ट में लोक अभियोजक की नियुक्ति हो रही है, ठीक है, ओके। सेक्शन 18 पीपी, ठीक है, और 18(7) में पीपी की नियुक्ति हो रही है, 18(8) में एसपीपी की नियुक्ति हो रही थी ना, देखा था हमने। जब ये लोग हाईकोर्ट में केस का संचालन करने जा रहे हैं तब ये किसके अधीनस्थ होंगे? इसके अधीनस्थ होंगे, ठीक। जबकि धारा 18 की उपधारा 3 या उपधारा 8 के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिला अभियोजक
या लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक। उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक अभियोजक उपनिदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक के अधीन होगा। ठीक है, ये देखो, ये जो नियुक्त हुए थे, अगर ये हाई कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी ये वाला, और एक में कौन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर रही थी। फिर इसके बाद 3 में और 8 में राज्य सरकार कर रही थी, ठीक है, किसी जिले में केस लड़ने के लिए। तो अब बोल रहा है इसके अंतर्गत जो पीपी वगैरह नियुक्त हुए थे सेक्शन 18 में, ये इसके अंडर नहीं होंगे, क्योंकि ये हाई कोर्ट के मामला नहीं सुन रहे, तो हम लोग या तो इनके अंडर कर दे रहे हैं या तो इनके अंडर होंगे या तो इनके। इतना अंदर तुम लोग को याद नहीं करना जब तक कि तुम लोग नेट वगैरह का ध्यान न दे रहे हो। ठीक है, ठीक है, पढ़ने में कोई नहीं ज्यादा, 5-6 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा, अगर तुम लोग पढ़ोगे तो। अधीनस्थ निदेशक की शक्तियां और कृत्य ऐसे मामलों की कार्यवाहियों में शीघ्र निपटारे और अपील फाइल करने की राय देने के लिए मॉनिटर करना होगा, जिसमें अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय है। जो अभियोजन निदेशक है, जो हेड है, उसकी शक्तियां और कृत्य क्या है, तो जो मामला केस ऐसे चल रहा है, ठीक है, जिसमें अगर दंड दिया जाए अभियुक्त को तो 10 साल से अधिक का कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मृत्यु दंडादेश मिल सकता है, तो उसको मॉनिटर करेगा अभियोजन निदेशक। ठीक है, और अभियोजन उप निदेशक किसको मॉनिटर करेगा, उन केसेस को जिनमें 7 साल से अधिक का कारावास किंतु 10 साल से कम का होता है। भाई देखो, निदेशक के अंडर में हम ये वाली केसेस दे देते हैं, कोई अभियुक्त है जिसके ऊपर ऐसा दंड वाला केस चल रहा है, आप उसको देखो, मॉनिटर करो उसको। फिर 7 साल से लेकर 10 साल तक का किसी को दंड मिल सकता है, तो ऐसे केसेस का मॉनिटरिंग कौन करेगा, इसके ठीक नीचे वाला उपनिदेशक। ठीक है, प्लस पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा और समीक्षा करना तथा मॉनिटर करना होगा। ठीक है, ओके। और फिर 9th बोलता है, चलो 7 साल से कम का केस होगा तब कौन करेगा, तो एक हमने देखा 3 लोग हैं ना, तीसरे नंबर पर कौन है, सहायक अभियोजक, वो इसको मॉनिटर करेगा। देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, उपधारा 7, 8, 9 के अंतर्विष्ट किसी के बात के होते हुए भी अभियोजन का निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक समव्यवहार करने की शक्ति होगी और उसके लिए दायी होंगे। 11th बोलता है अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप निदेशक, अभियोजन सहायक निदेशक, तीनों की बात हो रही है कि अन्य शक्तियां जो ऊपर हमने 7, 8, 9 में देखा, मॉनिटर इत्यादि के अलावा, पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा करने के अलावा, अन्य और शक्तियां कृत्य और वह क्षेत्र जिसके लिए प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक या सहायक निदेशक नियुक्त किया गया था, वह होगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। ओके, तो ये ये जो शक्तियां हमने ऊपर पढ़ी, इसके अलावा जो अदर पावर होंगी वो किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना है कि इस धारा के उपबंध लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करते समय राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। महाधिवक्ता राज्य में होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर महाधिवक्ता एज ए लोक अभियोजक किसी कारण से कार्य कर रहा है, तो इस पर उसके ऊपर के जो नियम हमने पढ़े हैं सारे, हेड होगा तो वो उसके अधीनस्थ होगा, तो उसके पास ये शक्तियां होंगी, तो ये मॉनिटर करना, ये सब महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है चैप्टर 3, न्यायालय की शक्तियां। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम 2-3 सेक्शन करते हैं, फिर हम लोग क्लास आज की 1 सेकेंड है और रिकॉर्डिंग। चलो गया पावर ऑफ कोर्ट। तो इसको हम क्या करते हैं पता है, सेक्शन 21 थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं हम लोग, कल फिर से सेक्शन 21 से करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर क्योंकि करना है एक साथ हमको। न्यायालय की शक्ति क्या है, ठीक है, न्यायालय की शक्ति
चैप्टर है 21 से स्टार्ट होगा, चैप्टर 3 है। न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, कौन कौन से कोर्ट बीएनएसएस में केसेस को सुन सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 21A भारतीय न्याय संहिता मतलब आईपीसी नया वाला के अधीन किसी अपराध का विचारण निम्नलिखित के द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना कि बीएनएस के अधीन अपराध का विचारण, बीएनएस के अधीन अपराध का विचारण कहाँ किया जाएगा, निम्न न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक सेक्शन हम फिर से देख लेते हैं, है सेक्शन नंबर 4, ठीक है। मैंने कहा था एक बार हम दिखाएंगे ताकि तुम लोग बेरेक्ट को पकड़ना सीख सको एक साथ, ठीक है। भैया एक सेकेंड। तो अगर जब हम न्यायालय शक्तियों के बारे में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, हम वहां पर सेक्शन 4 का भी मेंशन करेंगे। ये बात जो हमने 21 में पढ़ी, ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से इसको पावर मिल रहा है कि आप बीएनएस में जो अपराध हो रहा है उसका बीएनएस में विचारण करोगे। तो सेक्शन 4(1) पहले लिख दे रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच और विचारण और उनके संबंध में जो अन्य कार्यवाहियां होगी वो इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। इसमें किसमें, बीएनएसएस में, ठीक है। और इसमें जो इसके बाद उपबंध दिए हैं उसमें किया जाएगा, जैसे हम सेक्शन 21 ये भी देख रहे हैं, है ना। और अन्य विधि में के अधीन भी किया जा सकता है बीएनएसएस में जांच, विचारण इत्यादि, ठीक है। बट उस अन्य विधि को में अगर ऐसा नियम दिया होगा तो उसके रूल को फॉलो करते होंगे। तो लेकिन अभी हम बीएनएसएस ध्यान देंगे। 21 पे वापस चलते हैं, 21 पे आ गए, ठीक है। तो बीएनएस के अधीन जो भी क्राइम हो रहा है उसकी विचारण, यहाँ क्या हो रहा है, विचारण किसके द्वारा किया जाएगा, सबसे पहले हाई कोर्ट के द्वारा, फिर सेशन कोर्ट के द्वारा, किसी अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारणीय होना फर्स्ट शेड्यूल में दिखाया गया है। सबसे पहले वीडियो वाली क्लास देखना, वहां पे हमने जस्ट 2-4 मिनट सेक्शन देखा था, सेक्शन 2, फिर हम सीधे फर्स्ट शेड्यूल ही बताया पूरी क्लास में, वहां जाके देख लेना, ठीक। तो अगर बीएनएस में अपराध हुआ है उसका विचारण बीएनएसएस में होगा, ये बात कह रहा है सेक्शन 4(1), ठीक है, प्लस 21A, ठीक है। कौन सा कोर्ट करेगा, तो हाई कोर्ट करेगा, सेशन जज करेगा, अन्य जज जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया है, फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन दिया हुआ है, सीजीएम दिया है, जेएम फर्स्ट दिया है और जेएम सेकंड दिया है, हम यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद एक प्रोवाइजो दे रहा है, बीएनएस में अगर कोई अपराध सेक्शन 64, 65, 66 to 71 तक पूरा, ठीक है, 64 to 71 से संबंधित है, तो ऐसे अपराध का विचारण जो कोर्ट करेगा, वो जो भी करेगा, ठीक है, विचारण की बात हो रही है, चाहे वो सेशन जज हो, चाहे वो जेएम फर्स्ट हो, सेकंड हो, जो भी विचारण कर रहा है, उसका जो पीठासीन अधिकारी होगा वो महिला होगी, महिला जज होगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये जो सेक्शन तुमने जस्ट देखा और छोड़ दिया, तुमने आईपीसी पढ़ी है सेक्शन 375 से, बीएनएस में ये 62 से स्टार्ट हो गया है। ये बात कर रहा है महिलाओं के विरुद्ध अपराध की, इसमें शामिल है रेप, गैंग रेप, किसी को धोखा देकर उसके साथ रेप, पत्नी के अलग रहते हुए पृथक्करण के दौरान बिना उसकी सहमति से किया गया अपराध, किसी प्राधिकार व्यक्ति द्वारा किया गया रेप इत्यादि। रेप से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध अननेचुरल तरीके से जो कार्य हुआ है उसका वो संबंध महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, ठीक है, इसीलिए महिला जज नियुक्त की जा रही है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। बी 21 का बी देखते हैं। किसी अन्य व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, तो ए क्या था, बीएनएस के
अपराध का विचारण था। कौन कर रहा था? हाई कोर्ट, सेशन जज और फर्स्ट शेड्यूल में, जिसमें जेएम फर्स्ट, सेकंड और सीजेएम आते हैं। बीएनएस के अलावा अगर कोई अदर लॉ है, बहुत सारे अन्य लॉ हैं जिसमें अपराध होते हैं। SC/ST एक्ट है जिसमें अपराध हो रहा है, पॉस्को एक्ट है जिसमें अपराध हो रहा है, ठीक है, बच्चों के विरुद्ध अपराध हो रहा है। महिलाओं के लिए भी कुछ अलग से कानून है, उसमें अपराध हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे अन्य लॉ भी हैं जहां अपराध का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ओके, अगर ऐसे अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, जब ऐसे विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित नहीं है। देखो, जब ऐसे अदर लॉ बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉस्को एक्ट है, तो उसमें उस कोर्ट का वर्णन हो जाता है कि कहाँ पर इसका विचारण होगा। अगर विचारण वाले कोर्ट का नाम वहां नहीं लिखा है, तब ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है, तब उसका विचारण निम्नलिखित करेगा। अगर उस अदर लॉ में किसी कोर्ट का वर्णन नहीं है कि कौन इसका विचारण करेगा, तो हाई कोर्ट करेगा। सेशन जज नहीं दिया है, याद रखना इसमें। या कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दिया गया है, या फर्स्ट शेड्यूल में जो कोड दिया गया हो। तो इतना याद रखना कि बीएनएस के अंतर्गत जो एक ऑप्शन है वो है एसजे का शेड, ठीक है। ओके, सिविल जज सॉरी, सेशन जज का, ठीक है। तो क्या जब अदर लॉ में सेशन जज नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट शेड्यूल यहाँ दिया गया है ना, इसमें सिर्फ सीजीएम, जेएम फर्स्ट और सेकंड ही नहीं है, कुछ अपराधों के लिए इसमें सेशन जज का भी उल्लेख है, ठीक है। और अगर उस अन्य विधि का कार्य सेशन जज में आता होगा तो सेशन जज भी करेगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आता है सेक्शन 22, 23। इसके साथ 22 के साथ हमको चैप्टर 30 देखना है, ठीक है। और अभी दिखाते हैं पूरा, ठीक है। दंड की बात दे रहा है, कौन सा दंड हाई कोर्ट देगा और कौन सा सेशन कोर्ट देगा। सेक्शन 22 शॉर्ट में देखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग कल अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है। सेक्शन 22 कह रहा है हाई कोर्ट कोई भी दंड दे सकता है, कोई भी दंड दे सकता है, कोई भी दंड जो लॉ ने उसको प्राधिकृत किया है, ठीक है। और सेशन जज दूसरे नंबर पे ये भी कोई दंड दे सकता है, सेम जो विधि द्वारा इसको प्राधिकृत है, ठीक है। तो फिर मैंने क्यों कहा कि हम लोग को चैप्टर 30 भी देखना पड़ेगा। सेशन जज जब डेथ पेनल्टी लगाएगा तो उसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाई कोर्ट जब देगा तब लागू किया जा सकता है। क्यों नहीं लागू किया जा सकेगा? डायरेक्टली नहीं लागू किया जा सकता, ठीक है। उसको पहले हम भेजेंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट उस डेथ पेनल्टी की पुष्टि करेगा कि ये लागू करने योग्य है कि नहीं, ठीक है। अगर वो पुष्टि कर देता है हाई कोर्ट, जो कि हम चैप्टर 13 कल देखेंगे, ठीक है, तो हम लागू कर देंगे, ओके। और उसके बाद आता है सेक्शन 23, और ये हम लोग कल देखेंगे, मतलब 22 से फिर से देखेंगे। सीजीएम जो दंड दे सकता है, ठीक है। सीजीएम देखो, कोई भी दंड दे सकता है, लेकिन सीजीएम के लिए एक सीमा दी गई है 7 वर्ष। सीजीएम मैक्सिमम 7 साल तक का दंड दे सकता है। फाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो करोड़ लाख कोई उल्लेख नहीं है, तो कितना भी फाइन दे सकता है। लेकिन जब कारावास की बात आएगी तो मैक्सिमम 7 साल दे सकता है सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 23(2) कह रहा है, देखो ये लिखा हुआ है, ये बता दे रहे, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के, इतना पढ़ के मत छोड़ देना कि मैम तो 7 साल बोल रही थी, यहाँ तो मृत्यु दंडादेश भी है, डेथ पेनल्टी, आजीवन कारावास भी है, 7 वर्ष भी है। यहाँ लिखा है सिवाय मतलब ये अपवाद में आते हैं, इनको नहीं देना है। इनके अलावा विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है, अर्थात 7 साल मैक्सिमम तक का कारावास दे सकता है, कोई भी फाइन दे सकता है, ठीक है। और इसमें देखो लिखा नहीं है, लेकिन ये जो शब्द लिखा है विधि द्वारा प्राधिकृत, तो इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन एक जो नया दंड आया है सामुदायिक सेवा, वो भी दे सकता है, बट इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। बट विधि द्वारा प्राधिकृत है, दे सकता है, ठीक।
फाइन नहीं लिखा है तो क्या फाइन नहीं देगा, वो जुर्माना नहीं लिखा है तो क्या जुर्माना नहीं दे सकता। विधि द्वारा प्राधिकृत में जुर्माना भी आता है, दे सकता है। ठीक, उसके बाद आएगा जेएम फर्स्ट। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष से अनाधिक अर्थात 3 ईयर मैक्सिमम, 3 ईयर मैक्सिमम अवधि के लिए या 50,000 रुपए से अनाधिक, या मैक्सिमम कितना 50,000 के, तो समझ जाओगे सोशल मीडिया चलाते हो तो हम यहाँ के ले रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम का फाइन लगा सकता है, इससे अधिक का जुर्माना नहीं दे सकता। हाँ, सुनवाई कर सकता है उन कुछ परिस्थितियां में, देखेंगे कैसे कर सकता है। ठीक है, या बहुत दोनों दे सकता है। 3 साल तक का कारावास मैक्सिमम, उसके अंदर का कितना, एक दिन 2 दिन, मैक्सिमम 3 साल, 50,000 के बाद। और दूसरा यहाँ पे क्लियर लिख दिया है सामुदायिक सेवा, जो यहाँ पर विधि द्वारा प्राधिकृत में था तो इसको कम्युनिटी सर्विस CS लिख देते हैं। सी कम्युनिटी, इसके लिए कम्युनिटी आएगी सी, और इसके लिए सेवा के लिए ऐसा आएगा। ठीक, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था, ये प्रथम वर्ग था। सेकेंड वर्ग को कितना दंड देने का अधिकार है? सेकेंड वर्ग को जो 3 साल था वो 1 साल मैक्सिमम होगा यहाँ, और वहाँ जो फर्स्ट को 50,000 था, यहाँ पे 10,000 मैक्सिमम, या दोनों और या कम्युनिटी सर्विस। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनाधिक के लिए कारावास या 10,000 रुपए से अनाधिक का जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है। 1 ईयर 10K, दोनों, कम्युनिटी सर्विस। देखो, बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस हमको परिभाषित नहीं दिखी थी, इसके एक्सप्लेनेशन में तुमको सामुदायिक सेवा परिभाषित दिख रही है। ये तुम्हारे आईपीसी में नहीं आएगा, सॉरी तुम्हारे सीआरपीसी के सिलेबस में नहीं आएगा, बट बीएनएसएस और बीएनएस लागू हुआ है तो सामुदायिक सेवा का अर्थ पता होना चाहिए। तो पहली बार हमें कुछ तो दिख रहा है कि जहां पे हमें सामुदायिक सेवा का परिभाषा दिख रहा है ना। आई थिंक सेक्शन 4 में है क्या बीएनएस की, जहां दंड परिभाषित है 5 या 6 नंबर पे, दंडादेश, मृत्युदंड, कारावास। ओके, तो क्या है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस क्या है? देख लो, यहाँ परिभाषा लिखा है, बहुत अच्छी परिभाषा है। सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसको किसी दोषी व्यक्ति के दंड के रूप में जो समुदाय के लाभ के लिए हो करने के लिए न्यायालय आदेश दे, लेकिन उसके लिए उसे कोई पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। कम्युनिटी सर्विस कौन सा दंड है? कोई परिभाषा नहीं है, बोल दे रहा है किसी समुदाय के लाभ के लिए कोई कार्य करवा सकता है कोर्ट आपसे। ठीक है, कोर्ट कहेगा जाओ इतने दिन उस कम्युनिटी के लिए इतना काम करो, बट काम के बदले में आपको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, कल हम लोग सेक्शन 24 से करेंगे, तो तुम लोग इसको याद करके आना कि सीजीएम फर्स्ट और सीजीएम सेकंड कितना दंड दे सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट एसजी तो कोई भी दंड दे सकता है। सेशन जज जो दंड देता है उसको हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट से पुष्ट कराएंगे। ठीक है, 24 से करेंगे। चैप्टर अगर पूरा हो जाएगा तो हम तो चैप्टर 30 दिखा देंगे। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर ओके बाय।